नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हम पहले तो भाई माफ़ी चाहूँगा, एक दो दिन का गैप आ गया बीच में। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से कुछ अंतराल आ गया। और कोशिश करता हूँ भी थोड़ा, जैसे भी जब ज़्यादा हो जाता है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना नॉर्मल अगर थोड़ा होता है तो मैं करता रहता हूँ क्लास रिकॉर्ड, तक ध्यान नहीं देता हूँ। फिर भी आपके लिए निरंतर यहाँ चल रही है क्लासेस। पहले तो मैं शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ। मैं जो हिंदी करवा रहा हूँ, मैं खुद पहले सोच रहा था कि मेरा जो है ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ रहा है। परंतु आज एक बच्ची ने मुझे दिखाया अपने जो बीए कर रही है उसका सेकंड सेमेस्टर, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसके सेकंड सेमेस्टर का मुझे हिंदी का पेपर दिखाया। एक एक लाइन वही आई हुई है जो मैंने उनको लिखवाई हुई है, या मैंने आपको यहाँ पे जो लिखवाई है ना, सीधी सीधी वहां से प्रश्न आ रखा है। और एक नहीं, लगभग 90% पेपर डिट्टो बना हुआ है। वो बच्ची जब बता भी रही थी तो पूरा ऐसे खुश हो रही थी कि सर मुझे सारा पेपर आ रहा था, मुझे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो मुझे आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिखवाया था वो एक एक लाइन उसकी कॉपी में खुद से नोट्स के रूप में लिखी हुई थी, खुद की बनाई हुई थी। उसको बहुत आसान लगा पेपर। वहीं एक कोई और उसका साथी था, उसने बोला कि सर मुझे ये पेपर बड़ा टफ आया था। तो उसने ऐसे एकदम से बोले कि नहीं, पेपर टफ नहीं था, आसान था। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ा हुआ था। जो मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं, आपके 10th 12th उसके बाद बीए बीएससी जहां भी आपके हिंदी लगता है उनमें भी काम आने वाला है। वो बच्चे भी देख सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन में था कि शायद सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही काम आएगा, परंतु नहीं, आपके बोर्ड्स एग्जाम में, आपके आगे ग्रेजुएशन के जो एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट लगता है उनके काम आएगा। और जो हिंदी लिटरेचर वाले बच्चे हैं उनके तो पूरी एक लगती है शायद 1 वीक, हम 1 वीक बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हो, आपकी एक पूरा सब्जेक्ट लगता है जिसमें ग्रामर आती है। उसके बाद जो एमए बच्चे करते हैं उनके भी ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो आप वो बच्चे भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक कौन सा? विराम चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह पे बात। विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग बच्चों के सिलेबस में नहीं दिया जाता। ठीक है, मतलब सिलेबस में लिखा नहीं गया कि विराम चिन्ह। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप मत पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा कि आप पढ़ो, पर दिक्कत तब आती है जब आपके उसी सिलेबस में शब्द शुद्धि नाम का टॉपिक लिखा होता है। और शब्द शुद्धि में कई बार सीधा सीधा बदलाव क्या किया जाता है कि इसके विराम चिन्ह में हल्का सा बदलाव किया और आपका शब्द गलत हो गया, तब ये टॉपिक काम आता है। तो ध्यान रहे, ये टॉपिक आपके बाकी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो ये जरूरी है। और समास में भी देखो ना, समास में योजक चिन्ह कौन से लगे होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां पर अल्प विराम लगेगा, कहां पर अर्ध विराम लगेगा, कहां पर पूर्ण विराम लगेगा, कहां पर प्रश्नसूचक शब्द संबोधक लगेगा। आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर विराम चिन्ह काम आएगा। अब एक और बात, शब्द शुद्धि में ये चिन्ह पूछ लिया जाता है और हम अक्सर किताबों में इसे ऐसा लिखा देखते हैं, हिंदी को छोड़कर, हिंदी की किताबें छोड़कर अक्सर किताबों में आपको यही देखने को मिलेगा चिन्ह। पर ध्यान रहे, ये चिन्ह गलत है। असल में चिन्ह ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला सही है और ये गलत। तो आप शब्द शुद्धि में अगर पूछ ले कि कौन सा सही है तो ये वाला सही है भी। ठीक है, गलती मत करना यहां पे। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो क्या अर्थ होता है विराम का? क्या अर्थ होता है? आप पढ़ रहे हो, मैं बोल दूं कि 2 मिनट का विराम है, मतलब, या कोई आप ब्रेक बोल देते हैं इसको, जैसे ब्रेक, क्या अर्थ होगा? रुकना, रुकना या ठहरना। तो विराम का अर्थ क्या होगा? रुकना या ठहरना। ठीक है, रुकना या ठहरना। समझ आया? तो परिभाषा लिखिए इसकी, तो लिखो परिभाषा लिखते हैं। चलो लिखो, वाक्य में जिन संकेतों का प्रयोग
विराम के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा कि वाक्य में मैं एक वाक्य बोल रहा हूं तो मैं रुका, बीच में विराम लिया, तो उस विराम में कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर मैं थोड़ी टाइम के लिए रुका हूं तो अल्प विराम हो गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा रुका हूं तो अर्ध विराम हो गया, और अगर मैं पूरा ही रुक गया, मैंने वाक्य ही कंप्लीट कर दिया, मैंने लाइन ही कंप्लीट कर दी, तो पूर्ण विराम होगा। ठीक है, समझ आया। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं हम। बातें बोल लो, तथ्य बोल लो, महत्वपूर्ण तथ्य। दो दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है अभी। एक मिनट रुकना भाई। बस दो ही है। पहला तो लिखो, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेरे मन में कोई भाव आया, कोई विचार आया, उनको स्पष्टता से, सही रूप से स्पष्ट करूं, उसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करूंगा। ठीक है, स्पष्ट करने के लिए कि मैं भाव और विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं उनके लिए। ठीक है, और लिखो एक, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग वाक्य का अर्थ बदल देता है। अर्थ बदल देता है। हमने एक विराम चिन्ह, अगर एक विराम चिन्ह का भी गलत प्रयोग किया तो वो वाक्य का अर्थ ही बदल देगा। ठीक है, क्या होगा? वाक्य का अर्थ बदल देगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। तो समझ आया? पहली बात तो इसका अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। सीधा सीधा प्रश्न बन गया, तो रुकना या ठहरना। उसके बाद परिभाषा पूछ ली, तो वाक्य में जिन संकेतों का प्रयोग विराम के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। दो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही, स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और विराम चिन्ह का गलत प्रयोग वाक्य का अर्थ बदल देता है। यहां तक समझ आया? तो इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर करते हैं हम आगे। इस लाइन को हम स्पष्ट करते हैं कैसे गलत करता है। ठीक है, इसको उतारो, फिर करते हैं इसको स्पष्ट। हो गया अभी? चलो आप वीडियो पॉज करके और उतार लेना। चलो अब देखो कि एक विराम चिन्ह का गलत प्रयोग वाक्य का अर्थ बदलेगा कैसे, बदलेगा या गलत कर देगा। बदलते देखते हैं हम, बदलते कैसे हैं। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, रोको मत जाने दो। एक साधारण सी लाइन लिखी है, रोको मत जाने दो। अर्थ क्या होगा कि रोक लो उसको, जो भी जा रहा है उसको रोक लो, उसको जाने नहीं देना है। यह अर्थ है इसका वाक्य का। अब इसका अर्थ बदलते हैं।
मैं अगर लिख दूं रोको मत जानने दो, मैंने क्या किया, विराम चिन्ह बदला, उसकी जगह बदली, यहां से उठा के यहां कर दिया, अब इसका अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ है रोको मत, जो जा रहा है उसको रोको मत, उसको जाने दो। दोनों वाक्य में बदलाव आया, और यह बदलाव लाता कौन है, ये बदलाव लाता है विराम चिन्ह। और अगर यही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, अच्छा चलो मैं आपसे प्रश्न ही आ गया ये, चलो चलो अंतिम में करते हैं प्रश्न, ठीक है। एक बार चलो इसको इतना लिख लो, अर्थ क्या बदलेगा कि पहले में क्या बात कही जा रही है कि उसको रोक लो, जानने मत दो, और दूसरे में रोको मत, उसको जानने दो, ठीक है। चलो एक बार इसको उतार लो, फिर करते हैं आगे, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब करते हैं हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या। कितने विराम चिन्ह है हिंदी में, हम कितने विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, चिन्हों की संख्या। देखो संख्या कभी पूछी नहीं जाती आपसे कि कितने हैं। मैंने जहां तक देखा है 15, मैंने 15 देखे हैं, मैं आपको 15 करवा दूंगा। अगर ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कम नहीं होगे। देखो मैं अगर 15 करवा रहा हूं तो 15 से कम तो नहीं होंगे। अगर इससे ज्यादा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने जो बुक से पढ़ा है, एक दो बुक से मैंने पढ़ा है, वहां पर सिर्फ 15 ही करवाए गए हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई बुक है जिनमें अलग से लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा लिखे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब लिखने हैं 15 कौन कौन से। चलो चलो लिखो, नंबर 1 पूर्ण विराम, ठीक है। अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, बाकी हम बाद में लिखेंगे। दूसरा अर्धविराम, लिखते रहो साथ साथ में। तीसरा अल्प विराम, लिखो 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 लिखो। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा विस्मयादि बोधक, लिखो लिखो लिखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। छठा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सातवां उद्धरण चिन्ह, एक मिनट ना भाई, या उद्धरण चिन्ह। अब ये दो प्रकार का होता है। तो पहला
एक हरा और नंबर दो दोहरा। ठीक है, एक हरा और दोहरा, इसके आगे लगा लेना भी और दोहराने चिन्ह। एक मिनट ना देख लो आपको दिख रहा है नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर दे देता हूँ। दोहराने चिन्ह नंबर 7, इसके दो प्रकार है, पहला एक हरा और नंबर दो दोहरा। ठीक है, चलो अगला करो। कितना नंबर हो गया? 8वां नंबर। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, कॉमा विवरण चिन्ह। लिखो लिखो लिखो। नंबर 10, रेखांकन चिन्ह, लाघव या संक्षेप चिन्ह। लिखो 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 लिखो। लिखो हस्पदया, हंसपदया त्रुटिबोधक चिन्ह। और लोभ सूचक, लोभ सूचक चिन्ह। नंबर 14, निर्देशन चिन्ह। लिखो लिखो लिखो, निर्देशन चिन्ह। अगला करो, पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति, एक मिनट ना में, पुनरुक्ति चिन्ह। अच्छा, एक काम करना भाई, यहां पे संख्या 16 कर लेना। एक चिन्ह और है, वैकल्पिक चिन्ह। ये मुझे याद आ गया, वैकल्पिक चिन्ह। तो ये है आपके 16 चिन्ह, 16 विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। विराम चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, नहीं शुरू करो, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक, उद्धरण, जो दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। उसके बाद कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव या संक्षेप चिन्ह, हस्पद या त्रुटिबोधक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह और वैकल्पिक चिन्ह। तो इन 16 चिन्हों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं ये देखें। चलो, पूर्ण विराम सबको पता है, अंत में लगता है पूर्ण विराम। अर्ध विराम,
ये लगता है ऐसे। दिख रहा है क्या? एक मिनट को मैं देख लेता हूँ ये आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ, दिख रहा है। चलो मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इनका। ठीक है, ये आपका अर्धविराम। अल्प विराम जिसको हम कॉमा भी बोल देते हैं। प्रश्नवाचक आप सबको पता होगा, ये होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये याद रखना, ये जो डंडी लग के ऐसे बना होता है, ये हो गया आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है दो प्रकार का, एक हरा और दोहरा। हम जिसको बोल देते हैं इन्वर्टेड कोमा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। तो अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है फिर तो है एक हरा, और अगर डबल इन्वर्टेड कोमा है फिर है दोहरा। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल तो एक हरा, दो है तो दोहरा। उसके बाद कोष्टक चिन्ह, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे सबने देखा होगा, और एक इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, या अगर हिंदी शब्दों के बीच कोई इंग्लिश का शब्द आ जाए उसको हम इस तरह के कोष्टक चिन्ह में रखते हैं। विवरण चिन्ह, एक मिनट वो भी, हाँ, हम किसी भी शब्द का आगे विवरण देना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने इस चीज का प्रयोग देखा होगा। रेखांकन चिन्ह, अगर इसको मैं, आपको रेखांकन से समझ नहीं आ रहा होगा, पर अगर मैं बोलूं अंडरलाइन, तो किसी इंपोर्टेंट चीज को अंडरलाइन जिससे किया जाता है, रेखांकन चिन्ह आ गया। लाघव या संक्षेप, मतलब किसी शब्द को छोटा लिखना, कब लिखते हैं? देखो, पहली बात तो इसका प्रयोग ऐसे। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं तो आपको बता देता हूं, हम डॉक्टर को छोटा करके लिखते हैं। समझ आया कहां प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, हस्पद या त्रुटिबोधक, ये ऐसा होता है, हस्पद या त्रुटि बोधक। थोड़ा सा बड़ा बना दो ना इसको, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मैं कोई लाइन लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये लाइन लिखी परंतु मैं ये चिन्ह लिखना भूल गया बीच में, तो फिर यहां पर क्या किया जाएगा कि बीच में ये चिन्ह लगाकर इस चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को, जो शब्द नहीं लिखा गया है उसको ऊपर वाली साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे। चलो मैं आप जब आपको करवाऊंगा तब बता दूंगा। लोप सूचक, तो या फिर ये प्रयोग मैं इनको आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। फिर भी बता दूं, आपके कई बार टेक्स्ट मैसेज, आपके आधार कार्ड का नंबर आता है, जैसे मैं अपना आधार कार्ड का नंबर लिखूं तो क्या होगा, शुरू वाले ऐसे लिखे जाएंगे, फिर बाकी चार भी ऐसे लिखे जाएंगे, और उसके बाद जो भी अक्षर होते हैं वो लिखे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी है। ठीक है, मतलब शुरुआत वाले लोप सूचक है, मतलब वो दिखाई नहीं गए हैं। ठीक है, आपके जितने भी टैक्स मैसेज आते हैं ना आपके बैंक से रिलेटेड, कभी देखना उसमें आपके बैंक अकाउंट की स्टार्टिंग वाले नंबर हाइड किए होते हैं। अगला एक मिनट, निर्देशन चिन्ह, ये भी ऐसा ही होता है, योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, सेम होता है। पुनरुक्ति, अब जैसे मैं यहां लिख रहा हूं चिन्ह 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 चिन्ह, देखो मैंने एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया। अब मैं बोल दूं कि मुझे बार बार प्रयोग नहीं करना, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे करते हो ना, आपने किया भी होगा ये चीज कि हमें एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना, तो आप इसका प्रयोग करते हो, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। और अंतिम वैकल्पिक, आपने देखा होगा अथवा वाला ऑप्शन, जैसे हमने ये किया कोष्टक में, दो प्रकार है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ला दिया। ठीक है, मतलब दोनों चीजों को अलग किया है। वैकल्पिक, विकल्प आपके पास कि आप कौन सा करना चाहोगे। एक मिनट रुकना भाई, हाँ ठीक है, तो मैंने आपको 16 चिन्ह बता दिए, एक बार इसको जल्दी जल्दी उतारो।
चलो अभी आप इसको वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना, एक पेज पे उतार के अच्छे से कहीं पे चिपका लो ताकि आपको ये याद हो जाए, कोई भी आपको डाउट ना रहे इसमें। अब कुछ मैंने आपको यहाँ थोड़े थोड़े बता दिए हैं, आगे जब इनको अच्छे से समझाएंगे, इनकी व्याख्या करेंगे तब और बता देंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको 2 या 3 क्लासों में पूरा इसका बता दूं कि आपको अगर कहीं भी अगर ये लगे टॉपिक, और मैं बोलता हूँ कि चाहे आपको ना लगे ये टॉपिक, आपको सिलेबस में ना लिखा हो, फिर भी आपको लाजमी है इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना भी, ताकि आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके आने वाले जो साल है उसको और अच्छा करे, आपको कामयाबी दे, ठीक है। तो इसको कर लेना भी। आगे वाला पार्ट हम अगली क्लास में आपको मिलेगा, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।